कलिंग के एक बाला ने लिया सम्राट अशोक से भीषण प्रतिशोध। तो आखिर कौन थी वह वीर बाला जिसने संपूर्ण भारत के सम्राट अशोक से प्रतिशोध लिया? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जानेंगे उस वीर बाला की गाथा के बारे में कि आखिर उसने किस प्रकार सम्राट अशोक से प्रतिशोध लिया। कई बार इतिहास की घटनाओं का केवल अनुमान के आधार पर ही आंकलन किया जाता है। आज से 2500 वर्ष पूर्व की घटनाओं की सत्यता जानने के लिए और कारण समझने के लिए तो अनुमान प्रमाण ही एक साधन है। यही कारण है कि घटनाओं का वर्णन अलग अलग प्रकार से पढ़ने को मिलता है, जैसे कि तिष्यरक्षिता का प्रसंग। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तिष्यरक्षिता से विवाह किया था। आगे के घटना चक्र को लेकर एक मान्यता तो यह है कि अशोक जिस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार में धन उलीझ रहे थे वह तिष्यरक्षिता को पसंद नहीं आया और उसने अपने पुत्र को राजा बनाने की महत्वाकांक्षा के चलते अशोक के पुत्र कुणाल को नकली राजमुहर लगे पत्र से अंधा करवा दिया। एवं ऐसी विभिन्न धारणाएं हैं। यह विभिन्न धारणाएं मान्यताएं बौद्ध और जैन मातावलंबी इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार लिखी है, लेकिन मैं आपको तीसरी संभावना के बारे में बताना चाहूँगा। आइए पहले कलिंग से प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण को लेकर एक मान्यता ये भी है कि कलिंग महारानी के सौंदर्य की प्रशंसा सुन सुनकर अशोक मुग्ध हो गया था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। यही कारण है कि अपनी अस्मिता का प्रश्न मानकर कलिंग के उड़ू योद्धाओं ने नहीं बल्कि आमजन ने भी उसका कड़ा प्रतिकार किया। यहाँ तक कि नारी शक्ति भी पीछे नहीं रही थी। उनकी नज़र भी अशोक एक दुष्ट आक्रांता था, जबकि उनके राजा अनंत पद्मनाभ ने एक शूरवीर योग्य और दयालु राजा थे। विनम्र इतने कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के अवसर पर आगे आगे सड़क पर झाड़ू लगाते चलते थे। ऐसे राजा की पटरानी को हत्याने का अगर कोई प्रयत्न करे तो प्रजा स्वाभाविक ही आक्रोशित होने की ठहरेगी। रही सही कसर राजा और रानी के बलिदान ने पूरी कर दी थी। पराजित राजा ने जब देखा कि शत्रु सेना ने उसे जीवित पकड़ने का प्रयास कर रही है तो वह युद्ध भूमि से पलायन कर गया और राजमहल में जाकर अपने हाथों से अपना सर काट लिया। विजय अशोक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो उस समय राजा की चिता जल रही थी और उस महारानी ने उसकी आंखों के सामने स्वयं को उसी चिता में स्वयं को दग्ध कर लिया। अशोक तो महामर्मत हुआ, किंतु प्रजा ने विद्रोह ही कर दिया था। यह जानकारी मिलने पर आबाल बुद्ध नर नारी मारने को तत्पर हो गए। यह ऐसा युद्ध था जिसमें कोई नेतृत्व सामने नहीं था, कोई सेनापति नहीं, फिर भी सेना लड़ रही थी। समस्त प्रजा ही सेना बनकर तन चुकी थी। मगध की सेना ने कठोरता से दमन किया। यही कारण है कि इतिहासकार उस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ मानते हैं। मैं जिस तीसरी धारणा की बात कर रहा हूँ वह यह है कि तिष्यरक्षिता कलिंग की ही कन्या थी, जिसने अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात विवाह किया। जिस कलिंग की जनता ने अशोक का प्रबल प्रतिकार किया उसे नाकों चने चबा दिए। उस माटी की पुत्री तिष्यरक्षिता ने बदला लेने की खातिर अशोक के वंश के नाश करने की इच्छा से ही कुणाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा हो। क्या यह संभव नहीं है? और यह तो सभी जानते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। अगर इस नज़रिए से विचार करें तो तिष्यरक्षिता खलनायिका से नायिका प्रतीत होती है। अंत में चलते चलते एक सवाल, क्या अशोक सचमुच में कलिंग युद्ध के बाद अहिंसक बन गए थे? इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने कुणाल को अंधा करवाने के अपराध का जो दंड तिष्यरक्षिता को दिया था वह कितना क्रूरतापूर्ण था। तिष्यरक्षिता को जिंदा जला दिया गया था। हमारे यहाँ काम, क्रोध, मोह और लोभ को पाप माना गया है। क्या अपने संपूर्ण जीवन काल में अशोक इस दोषों से मुक्त माने जा सकते हैं? इसके बाद भी बौद्धों ने अशोक को देवाना प्रिय की उपाधि से संबोधित किया। कुणाल के पुत्र संप्रति ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। मगध का सिंहासन अशोक के एक अन्य पुत्र दशरथ ने संभाला। दशरथ के बाद देववर्मन, सतधनुष व भद्रथ राजा हुए। भद्रथ को मारकर ईसा पूर्व 1084 में ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने सनातन धर्म की
पूर्ण स्थापना की, जबकि उज्जैनी में मौर्य वंश का शासन ईसा पूर्व 1064 तक अर्थात मगध की तुलना में 20 वर्ष बाद तक चलता रहा। संप्रति को बौद्ध, जैन और सनातनी सभी ने अपना माना है और उन्हें प्रियदर्शित की उपाधि दी है। तो धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसी ही अन्य गाथा को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।